मैं निश्चय वाली सेरेमनी है। निश्चय देखो, पेज नंबर शायद 50 होगा उसमें, देखो। सर ये वाली है सर। निश्चय देखो, पेज नंबर 50 पे होगा शायद। निष्ठा। यस सर, मिल गया। सर 2 मिनट में कर रही हूँ। हाँ। पहले 4 क्वेश्चन ट्राई करेंगे इसके अंदर। फर्स्ट 4, क्वेश्चन 8 तक हमें करना है आज। सर एक बार दोबारा बताना कौन कौन से करने हैं? फर्स्ट 8 करने हैं, और अभी स्टार्टिंग में ट्राई करूंगा फर्स्ट 4।
सर हो गया। कर लिया। देखो पहले 4 क्वेश्चन, फर्स्ट 4 क्वेश्चन चेक करेंगे, सही ना। फर्स्ट 4 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, सपोज 100 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब बाय सिस्टम एंड इट डज 100 जूल ऑफ वर्क। 100 जूल उसने हीट एब्जॉर्ब की, 100 का ही काम कर दिया, तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी पहले थी वही रहेगी कि नहीं? पहले उसकी इंटरनल एनर्जी अगर x थी, तो अब उसने 100 की हीट एब्जॉर्ब की तो x प्लस 100 हो गई, और उसी 100 का काम कर दिया तो वो 100 भी खत्म हो गई, तो आंसर x ही आया ना, यानी देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये पता होना चाहिए तुम्हें। अब इसको प्रूव करना है फर्स्ट लॉ के थ्रू। डेल्टा ई होता है Q प्लस डब्ल्यू। 100 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब, तो Q हो गया प्लस 100 बाय द सिस्टम एंड इट डज 100 जूल ऑफ वर्क। वर्क डन बाय द सिस्टम है एंड इट डज 100 जूल ऑफ वर्क, तो W हो गया -100। तो डेल्टा ई इंटरनल एनर्जी चेंज क्या आएगा? डेल्टा ई क्या आ जाएगा? 100 माइनस 100। ये प्रूव करना है ऐसे, जीरो आ गया, जीरो आएगा इंटरनल एनर्जी चेंज में। ये ओरली भी सोच सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन है, सिस्टम एब्जॉर्ब्स 10 किलो जूल ऑफ हीट। 10 किलो जूल उसने हीट एब्जॉर्ब की है, 2 किलो जूल का काम कर दिया अब इसने 2 किलो जूल का काम इसके ऊपर हुआ, यानी पिस्टन से जैसे प्रेस किया, जैसे पिस्टन से प्रेस किया 2 किलो जूल का इसके ऊपर काम हो गया। व्हाट विल बी इट्स फाइनल इंटरनल एनर्जी एंड फाइनल इंटरनल एनर्जी इफ इट्स इनिशियल इंटरनल एनर्जी वाज 20 किलो जूल। तो उसको भी बहुत ऑरली चाहे तो ऑलरेडी करते हैं। इनिशियली उसकी एनर्जी 20 किलो जूल थी, सही ना। इनिशियली सिस्टम की एनर्जी 20 किलो जूल थी, इनिशियली 20 किलो जूल है। 10 की हीट उसने ऑब्जॉर्व की, सही ना। 10 की हीट उसने ऑब्जॉर्व की, तो कितना हो गया? 30। 10 की हीट उसने ऑब्जॉर्व की तो कितनी हो गई? 30 हो गई। 2 का उसमें से काम कर दिया उसने, तो 30 में से 2 गया 28, तो 28 आंसर है। तो उसको करना है, प्रूफ करना है प्रॉपर तरीके से, तो प्रूफ देखेंगे एक बार। सर 32 नहीं आएगा, वर्क तो अच्छा, 2 उसके के ऊपर हुआ उसके ना। ऊपर काम हुआ, हाँ वर्क उसके ऊपर हुआ तो 32 आएगा। 2 का उसके ऊपर काम हो गया है तो प्लस, नोट कर लेंगे एक बार। डेल्टा ई टू क्यू प्लस डब्ल्यू लगेगा, तो क्यू है हमारा +10, 10 किलो जूल उसने हीट एब्जॉर्ब की है। डब्ल्यू हो गया +2, 2 का उसके ऊपर काम हुआ है, तो डेल्टा ई आ गया 10 + 2, 10 + 2, हाँ। और डेल्टा ई जो है वो होता है E2 - E1, दिस इज 12। और इनिशियल इंटरनल एनर्जी कितनी है? 20, इनिशियल 20 है, तो E2 आ जाएगा 20 + 12। E2 E1 की वैल्यू 20 है, 32 किलो जूल। इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी में दे रखे हैं, स्टार्टिंग में से करना है तुम्हें। फिर कैलकुलेट डेल्टा ई इफ नो हीट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। क्यू हो गया 0, बट वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम। वर्क डन है तो प्लस डब्ल्यू, वर्क डन है तो डब्ल्यू होगा प्लस डब्ल्यू। तो डेल्टा ई क्या आ गया? क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स। क्यू है 0, डब्ल्यू है प्लस डब्ल्यू, तो डेल्टा ई आ गया किसके? डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू के इक्वल। डेल्टा ई आ गया प्लस डब्ल्यू के इक्वल। व्हाट टाइप ऑफ वॉल्स डज सिस्टम हैज? कौन सी वॉल्स होंगी? ये एडियाबैटिक। क्यों? क्योंकि हीट एब्जॉर्ब नहीं हो रही, हीट एब्जॉर्ब नहीं हो रही ना, तो एडियाबैटिक वॉल्स है। हीट एब्जॉर्ब हो रही होती डायथर्मिक या कंडक्टिंग वॉल्स होती। फोर्थ क्वेश्चन, कैलकुलेट डेल्टा ई इफ नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, डब्ल्यू 0 है, बट क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज। क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज, क्यू है -Q, तो डेल्टा ई डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्यू हो गया -Q, और डब्ल्यू तो 0 है तो -Q क्यू आ जाएगा। कैलकुलेट डेल्टा ई, बी पार्ट इसी का। कैलकुलेट डेल्टा ई when work is done by the system, when work is done by the system and heat is supplied to the system. डेल्टा ई when work is done by the system, तो W क्या हो गया? -W। W क्या हो गया? -W। और एंड हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, हीट सप्लाई की है सिस्टम को, माइनस सप्लाई टू द सिस्टम प्लस Q। तो डेल्टा ई क्या आ जाएगा? Q माइनस डब्ल्यू। Q - W। डेल्टा ई क्या आ जाएगा? Q - W। क्लियर है कि नहीं? ये डेल्टा ई क्या आ जाएगा? Q - W। क्लियर है कि नहीं? ये यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन से ट्राई करना है एक बार, क्वेश्चन नंबर 5 से ट्राई करना है। करेंगे 5, 6, 7, 8।
फिफ्थ और सिक्स ट्राई करो जल्दी से। सर हो गए। चित्रा हो गया। यस। चलो नोट करेंगे आगे फिर। फिफ्थ क्वेश्चन, calculate amount of work done when 1 mole of an ideal gas contained in a bulb of 10 लीटर capacity at 1 atmosphere। 10 लीटर की कैपेसिटी में 1 एटमॉस्फेयर पे कोई गैस है, आइडियल गैस है कोई, 1 मोल इज अलाउड टू एंटर इनटू एन इवेक्यूटेड बल्ब ऑफ 100 लीटर की कैपेसिटी का बल्ब है यहाँ पे कोई, इसमें हमने डाल दिया इस गैस को। इवेक्यूटेड बल्ब है 100 लीटर कैपेसिटी का, इससे 10 लीटर के बल्ब से गैस को उठा करके डाल दिया 100 लीटर के बल्ब में। तो बोला कि वर्क डन कितना होगा, क्या आएगा आंसर इसका? माइनस जीरो। एक्सटर्नल। नहीं, आंसर आएगा इसका जीरो। जीरो आएगा, ध्यान रखना इस चीज का। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। जब यहाँ पे वैक्यूम है, इसके अंदर इस बल्ब के अंदर क्या है, वैक्यूम है, तो यहाँ जो गैस का एक्सपेंशन होगा वो फ्री एक्सपेंशन होगा ना। वैक्यूम मतलब गैस, जो गैस कोई भी गैस है अगर वो एक्सपैंड करती है, ऐसे वो अगर एक्सपैंड कर रही है तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसके अगेंस्ट एक्सपैंड करती है, यानी जो एटमॉस्फेयर में गैसेज हैं उसके अगेंस्ट एक्सपैंड करती है। तो यहाँ पे कोई और गैस है ही नहीं, तो ये गैस फ्रीली एक्सपैंड करेगी। नो एक्सटर्नल प्रेशर, नो एक्सटर्नल प्रेशर मींस पी एक्सटर्नल इज जीरो। ध्यान रखना, कभी भी वैक्यूम बोल दिया, इवेक्यूटेड बल्ब बोल दिया, तो उसके इसमें पी एक्सटर्नल होता है जीरो, और पी एक्सटर्नल जीरो है अगर, तो डब्ल्यू क्या आ जाएगा, जीरो। ये याद रखना जरूर, जीरो आएगा यहाँ पे। दिया, समझ आ गया आंसर? यस सर। तो ये ध्यान रखना, वैक्यूम वाला अगर कोई जगह है तो पी एक्सटर्नल उसमें जीरो होता है। फिर सिक्स क्वेश्चन, कैलकुलेट वर्क डन व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर वेपराइजेस एट, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना है। 1 मोल वाटर है, वेपराइज कर रहा है एट 373 केल्विन अगेंस्ट एन एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर, अगेंस्ट एन एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। 1 मोल वाटर, वर्क डन क्या होगा, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। तो पी एक्सटर्नल दे रखा है 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर देखा है पी एक्सटर्नल, डीवी क्या होगा, डीवी क्या होगा, वी वेपर्स का माइनस वी लिक्विड वाटर का, सही ना।
ये समझ आ गया कि नहीं यहाँ पे? पी yes, एक्सटर्नल वी वेपर्स माइनस वी लिक्विड आएगा। तो वी वेपर्स की वैल्यू, वी लिक्विड तो बहुत कम होगा, क्योंकि वी लिक्विड क्या होगा, वी लिक्विड अगर होगा तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 मोल वाटर यानी 18 ग्राम, 18 ग्राम यानी 18 ml, 18 ml है तो ये 0.018 लीटर है, ये 0.018 क्या है, लीटर। तो इसलिए वी वेपर्स अगर निकालना है तुम्हें, वो 373 कैलोरी पे वेपर्स बन रहे हैं, वो क्या आएगा, NRT/P, NRT/P, नंबर ऑफ मोल्स कितने वाटर के, 1, आर कितना है 0.0821, और टी कितना है 373, प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर। तो वी वेपर्स कितना आ जाएगा, यहां से सॉल्व करते हैं, 30.6 लीटर आता है, याद है ना ये चित्रांश yes, sir. याद है ना, 30.6 लीटर, ये 30.6 लीटर आएगा। तो कहाँ 30.6 लीटर है वेपर्स का वॉल्यूम, और लिक्विड का वॉल्यूम है 0.018 लीटर, इसलिए नेग्लिजिबल, इसलिए क्या होगा, ये नेग्लिजिबल। तो पी एक्सटर्नल की वैल्यू हो गई 1, वी वेपर्स हो गया 30.6 माइनस अप्रोक्सीमेटली 0, तो ये आ गया -30.6 लीटर एटमॉस्फेयर। और 1 लीटर एटमॉस्फेयर की वैल्यू कितनी होती है, 101.3 जूल, ये पता है ना। 1 लीटर एटमॉस्फेयर की वैल्यू कितनी होती है, 101.3 जूल। बताइए चित्रांश कैसे आई ये वैल्यू, तो ये -30.6 लीटर एटमॉस्फेयर हो जाएगा, -3100 जूल। हाँ कैसे, ये बता चित्रांश। सब मैंने तो याद कर रखी थी। नहीं तो ये बहुत सिंपल है ना, लीटर एटमॉस्फेयर को जूल में ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है, लीटर को किसमें करेगा, मीटर क्यूब में, और एटमॉस्फेयर को किसमें कन्वर्ट करेगा, पास्कल में। हो तो गया क्वेश्चन, समझा कि नहीं। ठीक है सर। ये चित्रांश, ये वाली चीज मत बोलो कि याद कर रखी है, तो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना बहुत इजी चीज है ना। 1 लीटर कितना मीटर क्यूब होगा, 10⁻³ मीटर क्यूब होगा कि नहीं। 1 लीटर होगा 10⁻³ मीटर क्यूब, 1 लीटर होता है ना 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब यानी 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर क्यूब में आ जाएगा। और 1 एटमॉस्फेयर होता है 1.01325 पास्कल इंटू 10⁵ पास्कल, याद है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 101.3 जूल। समझ आया कि नहीं ये समझ आ गया कि नहीं। yes, तो 7th और 8th क्वेश्चन निकालो जरा। तो -3100 जूल आंसर इसका, रिपीट जरूर करके आना है क्वेश्चन, ये कल रिपीट करके आना है क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन करना ढंग से इसका, स्कूल लेवल मेंस लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 7th और 8th क्वेश्चन करेंगे जल्दी से।
हाँ ट्राई कर लिया क्या? यस सर। चलो 7th और 8th क्वेश्चन देखेंगे अब। 7th क्वेश्चन, 1 लीटर एटमॉस्फेयर, 1 कैलोरी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 जूल, 1 अर्ग। अरेंज करना है इन यूनिट्स को असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज में। तो बस तुम्हें कन्वर्जन आना चाहिए। 1 लीटर एटमॉस्फेयर अभी बताया मैंने, 101.3 जूल आएगा। 1 कैलोरी 4.18 जूल आएगा। और जूल तो है ही। 1 अर्ग आएगा 10⁻⁷ जूल। 1 यूनिट में कन्वर्ट कर लो सबको। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। तो तुम्हें दिख रहा है सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? लीटर एटमॉस्फेयर, 1 लीटर एटमॉस्फेयर। सेकंड नंबर पे 1 कैलोरी, थर्ड पे कैलोरी। 1 जूल, फिर 1 अर्ग। सबसे छोटी यूनिट कौन सी है एनर्जी की? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सारी एनर्जी की यूनिट्स हैं। ये सारी यूनिट्स किसकी हैं? एनर्जी की। ये क्लियर हो गया कि नहीं? इन सबको जूल में कन्वर्ट करके देख लो, अपना आंसर आ जाएगा। ये तो जूल है ही, इसको जूल में, इसको जूल में। समझ आ गया कि नहीं? यस सर। ये सारी यूनिट्स किसकी हैं? एनर्जी की। लास्ट 8th क्वेश्चन भी ट्राई कर लिया है। एट्थ क्वेश्चन ट्राई हो गया है। यस सर। 8th क्वेश्चन देखो क्या आएगा। 8th क्वेश्चन कैसे होगा, देखो उधर। कैलकुलेट वर्क डन व्हेन 5 moles of an ideal gas undergoes isothermal and reversible compression from 1 atmosphere to 2 atmosphere at 27 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट डेल्टा ई, डेल्टा एच एंड क्यू। कैलकुलेट डेल्टा ई, डेल्टा एच एंड क्यू, ये निकालना है तुम्हें। तो देखो उधर, वर्क डन निकालना है पहले। आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल वर्ड लिखा हुआ, ध्यान रखना। आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला लगेगा, कल डिराइव कराया था ये, -2.303 nRT log V2/V1 या P1/P2। कल ये डिराइव कराया क्वेश्चन, V2/V1 या P1/P2। तो यहां से क्या आ जाएगा? -2.303 n 5 मोल्स है। R जूल में निकालना है तो 8.314 ले लेंगे। nRT, T हमारा 300 केल्विन है, 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। log V2/V1, log V2/V1, V2/1 एटमॉस्फेयर टू 2 एटमॉस्फेयर है। P1/P2, हाँ P1/P2 log 1/2। और ध्यान रखना आंसर आएगा, हाँ आंसर log 2 ही लेना ऊपर, क्योंकि आंसर क्या आएगा इसका? एक्सपेंशन हो रहा है ना, 1 एटमॉस्फेयर टू 2 एटमॉस्फेयर, कंप्रेशन है सॉरी, 1 फ्रॉम, पॉजिटिव। हाँ कंप्रेशन है तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। सही ना? कंप्रेशन है 1 एटमॉस्फेयर से और दबा दिया है, प्रेशर कर दिया 2 एटमॉस्फेयर, तो आंसर आएगा पॉजिटिव। अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा आंसर, ध्यान देना, क्योंकि log 1 माइनस log 2 ये होगा 0 माइनस 0.3, 0 माइनस 0.3। तो वर्डन कितना आ रहा है ऐसे? कंप्रेशन देखते ही आंसर पॉजिटिव होना चाहिए। वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। कितना आ रहा है? आंसर निकाला किसी ने? 75 किलो जूल। 75 किलो जूल। किलो जूल में है? नहीं, 7.5 किलो जूल अपना। चलो देख लेने, 7.5 7500 आंसर आ गया है जूल में, जिसको कन्वर्ट कर लिया 7.5 किलो जूल। अब उसके बाद नेक्स्ट टर्म है डेल्टा ई, जो होता है Q प्लस W। अब क्योंकि आइसोथर्मल लिखा हुआ है, आइसोथर्मल अगर Zero। प्रोसेस है तो डेल्टा ई क्या होगा? 0। इंटरनल एनर्जी चेंज, इट इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, पता है ना? डेल्टा ई इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। फॉर्मुला डिराइव कराऊंगा मैं आगे, NCVDT होता है इसका। N नंबर ऑफ मोल्स है, CV मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, और DT चेंज इन टेम्परेचर है। आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा, तो डेल्टा ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ये ध्यान रख लेना फॉर्मुले के थ्रू। और डेल्टा एच होता है NCPDT, ये मोलर हीट कैपेसिटी एट ये कांस्टेंट कितना? प्रेशर है। CP क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये भी क्या आएगा? 0, क्योंकि DT क्या है? 0। तो इसलिए डेल्टा ई 0, Q प्लस W आएगा। डेल्टा ई है 0, तो W हमने निकाल लिया 7.5 किलो जूल, तो Q आ जाएगा -7.5 किलो जूल। डेल्टा एच भी 0, डेल्टा ई भी 0। क्या समझ आ गया पूरा क्वेश्चन?
समझ आ गया कि नहीं? यस ये इसको रिपीट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रिपीट कर लेना एक बार। अब एक बार तुम लोगों ने जल्दी से प्रोसेसेस के बारे में लिख लो जल्दी से, सही ना? डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस पढ़े हुए ना? आइसोथर्मल प्रोसेस सुना होगा तुमने सबने, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक, आइसोकोरिक। एक बार नोट कर लेंगे इसके बारे में जल्दी से, इसके बारे में नोट कर लेंगे, इजी टर्म में एक बार। देखो देखो आइसोथर्मल प्रोसेस, जैसे मैं पीवी डायग्राम बना रहा हूँ उससे क्लियर हो जाएगा। पीवी डायग्राम बना रहे हैं उससे क्लियर हो जाएगा ये। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, ये प्रोसेस कौन सा है? ये प्रोसेस कौन सा है? इसमें क्या कांस्टेंट है? प्रेशर कांस्टेंट है कि नहीं? आइसोबारिक। आइसोबारिक हाँ आइसोबारिक। किसी भी इंस्टेंट में प्रेशर देखो कांस्टेंट है, यही वैल्यू है इसकी। मान लो ये 10 एटमॉस्फेयर है तो 10 एटमॉस्फेयर ही है। आइसोबारिक पी टू कांस्टेंट है, यहाँ पी टू कांस्टेंट है, तो आइसोबारिक प्रोसेस। एक प्रोसेस को हम ऐसे कैरी आउट करें कि प्रेशर थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट है, थ्रू आउट द प्रोसेस अगर कांस्टेंट है तो उसे बोलेंगे आइसोबारिक। और इधर क्या हो रहा है? इधर क्या है? क्या कांस्टेंट है इधर? आइसोकोरिक आइसोकोरिक। यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है। आइसोकोरिक प्रोसेस, ये क्या है? आइसोकोरिक प्रोसेस। और ऐसी दो प्रोसेस और होते हैं, ये तुम्हें पीवी डायग्राम में पढ़ा होगा स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर। ये है आइसोथर्मल, जहां टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर प्रोसेस ऐसे कैरी आउट करें कि थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट है या बहुत स्मॉल चेंज है, या बहुत स्मॉल चेंज है। जैसे अगर मैंने तुम्हें बोला एक कोई प्रोसेस है, पहले टेम्परेचर था 200 डिग्री सेल्सियस, फिर थोड़ी देर बाद हो गया टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस, फिर हो गया 150 डिग्री सेल्सियस, फिर हो गया टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस। क्या ये आइसोथर्मल प्रोसेस है? क्या ये आइसोथर्मल प्रोसेस है? चित्राक्ष? सर नहीं हाँ सर ये नहीं आइसोथर्मल होगा, प्रोसेस नहीं है। हाँ ये नहीं है टेम्परेचर आइसोथर्मल कांस्टेंट। प्रोसेस। हाँ डेल्टा टी जीरो है, डीटी डेल्टा टी जीरो नेट। नहीं हाँ टी डी क्या है? स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। मतलब थोड़े से प्रोसेस के लिए हल्का सा प्रोसेस हुआ, टेम्परेचर चेंज हो गया ना, ये हल्का बहुत 200 का 199.7 199.8 आता है तो उसे कांस्टेंट मान लेते हैं फिर भी। लेकिन ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है थ्रू आउट, डेल्टा टी जीरो है इसमें, समझ गए कि नहीं? लेकिन आइसोथर्मल नहीं होगा प्रोसेस, तो ये ध्यान रखना, ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट होना चाहिए। ये आइसोथर्मल है और ये एडियाबेटिक, ये एडियाबेटिक है, जिसमें कोई हीट चेंज नहीं होगा, इसमें एंट्रोपी कांस्टेंट होती है। इसमें डेल्टा से एक फॉर्मूला पढ़ेंगे आगे जाकर, क्यू, तो एंट्रोपी चेंज नहीं होगा कोई, क्यू बाई टी। क्योंकि क्योंकि यहाँ पे कोई हीट एब्जॉर्ब या इवॉल्व नहीं होगी, क्यू जीरो हो जाएगा, क्यू जीरो होगा तो डेल्टा एस जीरो आ जाएगा, नो चेंज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या आएगी? कांस्टेंट। डेल्टा एस जीरो आया तो एंट्रोपी हो जाएगी कांस्टेंट। ये चारों प्रोसेस ध्यान रखना। आइसोबारिक प्रोसेस, इफ ए प्रोसेस इज कैरिड आउट इन सच ए वे दैट प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, देन इट इज आइसोबारिक। आइसोकोरिक, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो। आइसोथर्मल, टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोसेस इज कांस्टेंट। एडियाबैटिक, जब नो हीट चेंज, कोई हीट चेंज ना हो, यानी इसमें एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। अब जैसे इसमें मैंने बोला, इसके अंदर ही इसके अंदर बोला टेम्परेचर दे दिया, टेम्परेचर मार्क कर दिए, सपोज इनिशियल टेम्परेचर दे दिया मैंने यहाँ पे T1, यहाँ टेम्परेचर है T1, इधर टेम्परेचर है T2, इधर टेम्परेचर है T3। ये T1 T2 T3 दे दिया, तो तुम्हें बताना है T1 और T2 में क्या रिलेशन है, T2 और T3 में क्या रिलेशन है, और T1 और T3 में क्या रिलेशन है, ये। और वर्क आइसोथर्मल जो है वो ज्यादा होगा कि वर्क एडियाबेटिक ज्यादा होगा? ये क्वेश्चन आईआईटी में काफी बार ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं ऐसे, तो ये बताएंगे जरा। पहले क्या होगा? अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो क्या होगा? T1 T1 T2 इक्वल सेम टू T2, हाँ T1 T2 आएगा, और T2 T3 में T2 ज्यादा होगा।
हाँ T2 ज्यादा होगा, ध्यान रखना। T1 इज टू T2 है, और T3 की वैल्यू जो है वैसे भी एक्सपेंशन में मैंने तुम्हें बताया था कल कि एक्सपेंशन में टेम्परेचर फॉल डाउन करता है एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर। तो यहाँ पे T2 ज्यादा है T3 से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। T2 इज ग्रेटर देन T3, सही ना। T2 इज ग्रेटर देन T3। हाँ ये है कि डेल्टा T0 होगा, T1 इक्वल टू T2 होगा, T1 इज इक्वल टू T2 होगा, क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है। बट T3 विल बी लेस देन T2। तुम चाहो तो चेक भी कर सकते हो पीवी टू एनआरटी से, पीवी इज टू एनआरटी से तुम चेक भी कर सकते हो। वॉल्यूम को कांस्टेंट मान लिया, वॉल्यूम मान लिया कांस्टेंट इस पॉइंट पे, वॉल्यूम कांस्टेंट पीवी टू एनआरटी से चेक करो। नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट है, पी डायरेक्टली टू टी। जिसका जिसका पी ज्यादा उसका टी ज्यादा, यानी इसका टेम्परेचर क्या है इधर ज्यादा है, इधर प्रेशर ज्यादा है ना, ये प्रेशर देखो ये इतना है, ये प्रेशर इतना है, तो यहाँ प्रेशर ज्यादा है तो इससे टेम्परेचर ज्यादा होगा। T2 इज ग्रेटर देन T3। और वर्डन किससे ज्यादा होगा, आइसोथर्मल का एडियाबेटिक का? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का। तुम्हें दिख रहा है वर्डन होता है एरिया अंडर द कर्व। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर ये एरिया आएगा, ये आएगा, सही ना। और एडियाबेटिक में क्या आएगा, एडियाबेटिक में चेक करो, एडियाबेटिक में क्या आएगा, एडियाबेटिक में ये वाला एरिया आएगा, सही ना, ये एरिया आएगा। तो कौन सा एरिया जा रहा है तुम चेक कर लो खुद, उससे आंसर निकल जाएगा। अब स्लोप बताना है तुम्हें, आइसोथर्मल का जा रहा है, लास्ट क्वेश्चन है ये। स्लोप किससे ज्यादा होगा, एडियाबेटिक का कि आइसोथर्मल का? एडियाबेटिक। आइसोथर्मल का स्लोप ज्यादा होगा कि एडियाबेटिक का? प्रूफ करना है इसको। एडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा है कि आइसोथर्मल का? एक बार निकालेंगे जल्दी से। सर एडियाबेटिक का होगा। ये खुद प्रूव करना। रिवर्सिबल एडियाबेटिक के लिए टी वी रेस टू गामा जीरो कांस्टेंट होता है, और आइसोथर्मल के लिए तुमने पढ़ा हुआ है टी वी टू कांस्टेंट बॉयल्स लॉ। स्लोप होगा डीपी बाई डीवी। तो डीपी बाई डीवी दोनों का निकालो, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा आएगा, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा आएगा एडियाबेटिक का, ये आएगा माइनस गामा पी बाई वी, और ऊपर वाले का आएगा माइनस पी बाई वी। ये निकाला ना चित्राक्ष? यस सर। तो ये खुद निकालना है एक बार इसको, सही ना, यही तो करना है अभी। इसको पढ़ के आना जरूर ढंग से। कल 2 बजे के आसपास क्लास होगी, ये ध्यान रखना। कल 2 बजे के आसपास मैं मैसेज डाल दूंगा, कल जल्दी होगी क्लास। होमवर्क करके आना सारा, सर और कल इसके क्वेश्चन मेरा रिपीट स्कूल। करके आना। स्कूल है कल? हाँ। चलो फिर कोऑर्डिनेशन कराऊंगा मैं पहले, थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन कराऊंगा उसमें। ये होमवर्क करके आना सारा सर जरूर। हाँ, सर कल ऑर्गेनिक नहीं होगी क्या? तो स्टार्टिंग में होगी आधा घंटा बस कोऑर्डिनेशन। ओके सर।